वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे भारतीय वज़ीर आज़म ने जो कल अपनी कौम से खिताब किया, उसके बाद उन्होंने उधमपुर का दौरा किया, वहाँ पे भारतीय जो अफवाज है उससे उन्होंने खिताब किया और जारहाना एक खिताब था, एक अस्करी पसंद जहन का खिताब था। उस खिताब पे जो है वजारत ख़ारजा की जानिब से हमारे रद्द-ए-अमल दिया गया, एक बड़ा नपा तुला मोहतात और मस्बत किस्म का रद्द-ए-अमल दिया गया। जो सब ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो सफारती सतह पर रद्द-ए-अमल दिया गया है, आप इसे कितना मौसर समझते हैं जो भारतीय वज़ीर आज़म के खिताब के हवाले से उन्होंने दिया? बिल्कुल राय साहब, देखें, पाकिस्तान ने इसे कुली तौर पर मुस्तरद किया है और इसको कशीदगी बढ़ाने का सबब करार दिया है। और है भी ये मोदी की जो है वो जुनूनियत की एक इंतहा आप उसे कह सकते। जैसे एक आम सा जो मुहावरा भी है ना कि जब बंदा जो हार जाता है, जो शिकस्त खा जाता है, जिसे कुट पड़ जाती है, तो उसके बाद वो गुस्से में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो मोदी साहब जो है वो कल ज़रा गुस्से से ज़्यादा बोल गए वहाँ पर। उन्हें तस्लीम करना चाहिए। फिर देखें, आपने ये तमाचा मारा है उस इंटरनेशनल कम्युनिटी के मुंह के ऊपर, ये जो आपने खिताब करके आपने बेतौकीरी की है उनकी। कौन गया था भाग के अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास? किसने रब्ता किया था अमेरिका से? किसने टर्की को कहा था? सऊदीया से दरख्वास्त किसने की थी? खुदा के लिए पाकिस्तान को रोको, पाकिस्तान को रोको। दरख्वास्त आपने की थी, तो आपका लबो लहजा फिर एक पता लगना चाहिए कि आप कोई प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बल्कि कोई नहीं, गुजरात का कोई गुंडा, किसी गली का जो है, बुचर ऑफ गुजरात। जैसे आपने कल नहीं देखा है कि गुजरात में वो एक कराची बेकरी है और उसके ऊपर आरएसएस के गुंडों ने किस तरीके से वहां पर हमला किया और तोड़ फोड़ की। तो वो उन्होंने अमली तोड़ फोड़ की और ये ज़बानी जो है ये हमलावर है। ये अभी ये मजीद करेगा ऐसे, क्योंकि इस वक्त अमलन वो आप देखें बिल्कुल पागल हो चुका है। आप कल की खबर है, आप देखें कि 4 जो हिंदू हैं उनके पायलट, वो एक सिख जो उनका एयर चीफ है उसे पड़ गए। मतलब कोई हद होती है। आप एक फिर अगर आपने एग्रेशन किया ही था, आपने जारियत की थी, तो आप बर्दाश्त करें ना। जो आपको लात पड़ी है उसको सही आपका जो साहब आपका मौक़िफ़ आ गया है, चीज़ आपकी आ गई है। रितु साहब, ये जो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने जो लबो लहजा इख्तियार किया और जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज अपने खिताब में इख्तियार की, दोनों खिताब में, क्या समझते हैं पाकिस्तान ने नपातुला रद्द-ए-अमल दिया वज़ारत ख़ारजा ने, या पाकिस्तान को भी उसी लैंग्वेज में जारहाना अंदाज में देना चाहिए था रद्द-ए-अमल? देखिए, पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए जो बयान दिया है वो अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप याद करें उस रोज़ जब हमने प्रोग्राम किया था तो हमने क्या कहा था कि जब तक मोदी के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से बम नहीं बरसाए जाएंगे तब तक ये उछलता रहेगा और आगे बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान ने, मैं आपको कहा था कि 3 घंटे से ज़्यादा जंग नहीं चलेगी, और पाकिस्तान की मेरा ख्याल है 5 घंटे तक जंग चली है। उसके बाद मोदी पाँव में पड़ गया था। अब प्रॉब्लम ये है कि मोदी को अगर उसकी ज़बान में जवाब नहीं दिया जाएगा तो मोदी इसी तरह की बढ़ के मारता रहेगा। और हमें एक ज़िम्मेदार रियासत होने के नाते बिल्कुल ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, लेकिन हम मोदी की ये बातें क्यों सुने? सारी दुनिया को हम बताते हैं कि एक पागल शख्स है, हिंदुस्तान से कहें कि इसको हटाए, किसी मोअज़्ज़िज़ आदमी को लगा दे। अब पागल आदमी की बातें हम क्यों सुनते रहे? पागल है तो उसको इंडिया वाले काबू करें। हमें कितना सवाब है कि हम खामखा मोदी की ये बातें और उसकी बकवास सुनते रहें, उसकी बातें बर्दाश्त करते रहें। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम चलते हैं सिविलाइज सोसाइटी के तौर पे, यहाँ पर वो सिविलाइज सोसाइटी है नहीं। भारत की जो सोसाइटी है उसमें और मोदी का जो एटीट्यूड है उसमें बड़ा फ़र्क है। मोदी एक पागल इंसान है। वो आपको पता है कि पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग हमें कहते होते थे कि बुज़दिल आदमी के वार से डरना चाहिए, क्योंकि वो पागलों की तरह बस उठा के आंखें बंद करके ज़ोर से वो एक लाठी मारता है, क्योंकि उसको इतना खौफ होता है कि अगर इसने मेरी लाठी बर्दाश्त कर ली तो ये मुझे मार देगा। अब मोदी ऐसा पागल आदमी है। मोदी जैसे पागल आदमी से मेरा ख्याल है कि जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको चाहिए कि एक मुश्तरका तौर पे एक ऐलान करें, यूएनओ में इसको ले जाएं और यूएनओ से इसको टोटली डिस्क्वालीफाई करवा दें। हालांकि ये हिंदुस्तान का अपना मामला है, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम पे रहम खाएँ ताकि इस पागल शख्स से उससे जान छुड़ाएं।
क्योंकि मोदी वो शख्स है जो एक दिन में कहता है कि जो सुलह करो, अगले दिन जो है ना वो बातें करता है। अब इनकी इन बातों को पाकिस्तान क्यों बर्दाश्त करे? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को मोदी को इस लहजे में, लबो लहजे में जवाब देना चाहिए। मोदी अगर एक बात कहता है तो उससे 4 चीज़ें ज़्यादा बढ़ाकर उसको समझाना चाहिए कि तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत इतनी है नहीं कि तुम पाकिस्तान के बारे में बात करो, और ख़ास तौर पे उस पाकिस्तान के बारे में जिससे भी हाल ही में तुमने जूते खाए और बड़ी मुश्किलों से तुम्हें माफ़ी मिली है, ऊपर से तुम फिर दोबारा भड़के मार रहे हो। अब इंडिया के कई जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन पे उन्होंने FIR करवाई हैं, उन पे केस कर दिए। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने मोदी से हकाइक पूछे थे कि आपने अपनी कौम को झूठ क्यों बोला, आपने अपनी कौम को इतने हिजान में क्यों रखा, आपको क्या मिला कि आपने इतनी सारी तबाही करके हिंदुस्तान की, और बस अपनी एक छोटे से इलेक्शन के लिए जीतने के लिए। अब इलेक्शन तो इसने वैसे भी हार जाना है, लेकिन वो इलेक्शन हारने से पहले इतने लोगों को जो उसने मरवा दिया, जो पाकिस्तान में हमारे लोग शहीद हुए और वो जो हिंदुस्तान में लोग मारे गए पाकिस्तानी बम्बार्डमेंट के नतीजे में, अब ये बिला वजह इतना जानी नुकसान हो गया, वो भी एक मोदी जैसे शख्स के लिए जिसको मतलब 2 कप चाय से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं है। उस बंदे की इतनी कुछ भी नहीं है सर। हाँ, उसका अपना कुछ भी नहीं है, उसका बस वो एक ढाबा था जो पाकिस्तान ने गिरा दिया। हाँ, उस पे पाकिस्तान को जरा उससे ताज़ियत कर लेनी चाहिए थी, वो नहीं की है। सही सही, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। शाह साहब, हमने माजी में देखा है कि सफारती सतह पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो है उस तरह से तगड़ा नहीं रहा, लेकिन 22 अप्रैल के बाद जो पहलगाम वाक़या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान का सफारती सतह पर जिस तरह मौक़िफ़ सामने आया और जिस तरह सफारती रवाबत पाकिस्तान ने बहाल किए 82 मुल्कों के साथ, कम उबेश दुनिया के पाकिस्तान ने सफारती तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश किया, तो पहले कुछ कमज़ोरियाँ थीं। क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को ऐसे ही फ्रंट फुट पर आकर अपनी जो सफारती सरगर्मियाँ जारी रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखें जो पहलगाम का वाक़या हुआ था, हमारी जो अफवाज थी और जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे थे, वो ये स्मेल भांप गए थे कि ये पहलगाम वाक़े को जो भारत है किसी न किसी तरीके पर आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। और उसी वक्त हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, बिलाशुबा उनकी जो अनथक मेहनत थी इस दौरान वो काबिल तहसीन है, और उन्होंने फौरी तौर पर जितने भी अरब ममालिक थे या यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनसे रब्ता किया, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा से भी रब्ता किया और अपनी सफारती सतह पे जो महाज है उसको तेज़ कर दिया। उसका आप ये देखें कि आज पाकिस्तान ने भी जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने ये बयान जारी किया है कि हम जो भारत का जो मरदूदी वज़ीर आज़म है, हम उसके जो बयान को यकसर मुस्तरद करते हैं। उनका ये भी कहना था, देखें कि कश्मीर के ऊपर मज़ालिम भारत ने ढाए, पाकिस्तान को दहशत गर्दों का बहाना करके यहाँ पे मासूम लोगों का निशाना बनाया गया, और हम जो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश है उसको उसने कमज़ोरी समझा और इसके ऊपर हमला किया। और वज़ारत ख़ारजा का हमारे ने यह भी कहा है कि हमारी इस अमन की ख्वाहिश को आप किसी भी तौर पर हमारी कमज़ोरी ना लें, और वही पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद भी हमारी वज़ीर आज़म ने उनसे कहा भी था कि आप इसको किसी भी दुनिया के 2, 3, 4 ममालिक को बीच में बिठाकर तो इंक्वायरी करवाएं कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है कि नहीं है। तो हमने उस वक़्त भी अमन का दर्स दिया और समझाया कि आप टेबल टॉक पे आएँ, मुज़ाकरात के ज़रिए ये मसले को हल करें, लेकिन उन्होंने इस अमन की चीज़ को हमारी कमज़ोरी समझा और अपनी शेखी में उसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए, और उसके बाद जो हुआ अल्लाह ताला ने उसको पूरी दुनिया में बेनकाब किया और हमारी अफवाज को फतह नसीब किया। सही हो गया, सही गया। बड़ा इंपॉर्टेंट एक अहम मौजू है BLA, जो भारतीय पुष्टपनाही के साथ जो है वो काम कर रही है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान में कर रही है। किस नौइयत की भारतीय पुष्टपनाही असल है जय साहब इसको? बहुत शुक्रिया राय साहब। जो पूरी दुनिया में डंडोरा पीटता है ना कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, आतंकवाद फैलाता है, पाकिस्तान के हर कब्रिस्तान के अंदर भारत की दहशतगर्दी की कोई ना कोई निशानी मौजूद है शहदा की सूरत में। और जब ये रजीम चेंज नहीं हुई थी अफ़गानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की सरहद के ऊपर 16 या 17 कौंसल खाने बनाए थे इंडिया ने। यहाँ से सिर्फ ज़रा अंदाज़ा लगा लें। और वो कौंसल खाने बेसिकली उनके लिए बेस कैंप की सहूलत थे,
उन टेररिस्ट के लिए जो आते थे, पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते थे, पैसा वहाँ से तकसीम होता था, असला वहाँ से तकसीम होता था। और उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर आप मुझे बताएं, आज ज़रा सिक्योरिटी ज़राए से ये कुछ ख़बर भी एक आई है कि, और इससे पहले भी पाकिस्तान सबूत दे चुका है कि वो एक असलम अच्छू है, उसका बेटा रेहान दहशतगर्दी वो यहाँ पर करते हैं, इलाज उसका भारत के अस्पतालों में, इंडियन हॉस्पिटल्स में होता है, पैसा सारा उन्हें वहां से मिलता है, जदीद पासपोर्ट अफगानिस्तान का इस्तेमाल करते हैं, जदीद तरीन वेपन्स और ट्रेनिंग उनकी आप भी है, जी वो जी बिल्कुल, जाफर एक्सप्रेस में मुलवस है। आप उनकी यूनिफॉर्म तो जरा आप देख लें, और ये धोखा एक अलग से देते हैं। सही। और ये उसके पीछे सारा जो मास्टर माइंड है, वो क्या नाम है, वो अजय देवल या अजय, जो उनका कौम इस्लाम अजीत डोल मास्टर माइंड उसके पीछे हुआ है। पाकिस्तान क्यों नहीं उसे दुनिया के अंदर बेनकाब करता? कुलभूषण जो आज वो तोता हमारे पिंजरे में बंद है, सारी चीजें तो वो बता चुका है। फिर जब भारत क्यों भागा? जब हमने कहा कि आए आज़ादाना आप तहकीकात करवा लें पहलगाम की, लेकिन साथ ज़रा थोड़ा सा जाफर वाले मामले को भी रख लें, तो वो सारे ताने बाने जो थे वो सबूत तो आ गए हमारे पास। फिर बार बार पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत, मैं कहता हूँ आप ये उतार फेंकें ये तोक अपने सर से। सिर्फ पूरी दुनिया में एक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना बना के आपके मुख्तलिफ शहरों के अंदर अटैक हुआ है, हमने धूल चटा दी है, हमारी अफवाज ने धूल चटा दिया। उसी तरह जिस तरह आपको उस BLA के नेटवर्क को जाके जाफर एक्सप्रेस के मामले में हमने धूल चटाई थी, और फिर सिपा सलार ने जो ओवरसीज कन्वेंशन था, जिनका खिताब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, ख़ास करके ये हालिया जंग के तनाज़र में, कि हम इतने बड़ी आर्मी, इंडियन आर्मी से नहीं डरते, ये 1500 से ये रियासत डल जाएगी। हम तो मुकाबला कर रहे हैं, हमारे जवान अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, उन्हें जन्नम हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमें सफारती महाज के ऊपर अब ये गनावना चेहरा भारत का दुनिया के सामने रखना चाहिए। राय साहब मैं एक चीज और ऐड करूंगा, 1 मिनट आप इस पर मुझे और देंगे। देखें, अब ये नहीं हो सकता कि कश्मीर दो तरफा इशू है जी, बाय लेटर बस ठीक है, लेटर बाजी आप करते रहे और आप इसको चलाएं, नहीं। अगर ट्रंप साहब इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने भारत को बचाया है, उन्होंने कोई हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं की है, माफ कीजिएगा। अभी वो हमारे छोटे छोटे खिलौने गए थे वहां पर, अभी वो बड़ा सामान जो था, डॉक्टर कदीर को अल्लाह करीम करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, और उनकी टीम को जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वो जो सामान इस मुल्क को देकर गए थे, अभी तो वो हमने आजमाया ही नहीं है। और एक पायलट के जज्बे को आप देखें, उसने क्या बात की थी, अगर मुझे वापसी का हुक्म ना मिलता तो मैं दिल्ली को दुनिया के नक्शे से मिटा देता। क्यों भाई? जब वो फंस चुका था, उसकी गर्दन आ चुकी थी, उसकी गिच्ची से हमने पकड़ लिया था, तो उसके आगे जनाब बचाने के लिए, और उन्होंने ट्वीट कर दिया ठीक है जी जंगबंदी हो गई, अब नहीं, अब वो बैठे, और अब ये मुज़ाकरात यहाँ पर नहीं होने चाहिए, इस्लामाबाद में, दिल्ली में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये अमेरिका में होने चाहिए, और जो जामन बने थे वो बैठे और इस मसले के ऊपर आप उठ के बात करें। और फिर दूसरे नंबर पर एक और बात, जो शिमला माहिदा जो पाकिस्तान ने मुअत्तल किया है, अब उससे भी ये दो तरफा इशू नहीं रहा है, अब LOC नहीं रही है, अब इसे सीज फायर लाइन तस्वर करें। जब तक आप, जिस तरह अभी शहजाद मिर्जा साहब ने बात की थी कि मुंह तोड़ जवाब, और ये लातों के बूथ मानते ही नहीं है। कौन सा लब्बा लहजा था 4 दिन पहले का, जरा देख लेना इंडियन का, और उनके इंडियन मीडिया जो तबाही का जिम्मेदार, असल जो भारतीय अवाम के लिए तबाही जो लाई है, वो तो इंडियन मीडिया ने लाई है। वो क्या मेजर गोबर आ रहा, और मारो ना, मैं नेवी को कहता हूं जाके कराची को तबाह बर्बाद कर दो। वो मेरा ख्याल कराची को समझ रहे थे कि वो शायद वो छोटा सा खिलौना टाइप की चीज है, और आगे पाकिस्तान ने चूंकि चूड़ियां पहन के रखी हुई हैं। आप ऑपरेशन संदूर फिर ओढ़ा है, तो जब फिर पूरी दुनिया ने देखा है। मैं ये समझता हूं कि देखें, पाकिस्तान को इस वक्त जिम्मेदार, हम नहीं कहते कि आप गैर जिम्मेदार रियासत बन जाएं, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि जो जंग के मैदान में जो जीत आपका मुकद्दर
हो चुकी है। रब करीम ने आपको फतह दे दी है इस मार्का हक में। अब सफारती टेबल के ऊपर आप मेहरबानी करके कोई लचक नहीं दिखाइएगा। अब आप कमजोर कौम नहीं है। सही सही। मैं जो सब लिथु साहब, ये जो BLA वाला चैप्टर है, BLA में पाकिस्तान ने तमाम सबूत शवाहिद चीज़ें उनके पास हैं, जाफर एक्सप्रेस की चीज़ें आपके पास हैं, आप FATF में क्यों नहीं जाते? भारत को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करने में आप अपना हिस्सा क्यों नहीं डालते? आप वाजे तौर पे पैगाम क्यों नहीं देते? काशिफ साहब, कई बार पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, लेकिन हमारे साथ दो तरह के मसाइल हैं। एक तो हमारे अंदर गद्दारों की कमी नहीं है, दूसरी बात यह कि दुनिया जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ आ जाए तो दुनिया उसको फौरी तौर पे एक्सेप्ट करती है और उस पर बड़ा ढिंढोरा पीटना शुरू कर देती है। इस तरह वो भारत के लिए नहीं करती। भारत के लिए जो कुफर या रियासतें हैं उनके अंदर बड़ी नरमी और बड़ी हमदर्दी है। लेकिन मैं आज आपके तवज्जुह से इस प्रोग्राम के ज़रिए अपनी कौम को एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि हमारे लिए बड़ी खुशाइंद हैं। वो है BLA का जो नेटवर्क था। देखिए, बुनियादी तौर पे जब जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया उसके फौरी बाद फिर एक और अटैक हुआ था नौशकी में, जो पाकिस्तानी फोर्सेस की जो गाड़ी थी उसको अटैक किया गया था। उस वक्त भी हमने प्रोग्राम किया था तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने अब उनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, जिस ऑपरेशन के ऊपर यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग थे उनको बड़ी तकलीफ हुई थी, वो बड़ा उछल रहे थे, लेकिन वो हमारी मजबूरी थी। उसके बाद पाकिस्तान ने जो सेटेलाइट इमेजेस थे, सेटेलाइट पिक्चर वीडियो और सारी उसके ज़रिए वहाँ पर 200 से 250 दहशतगर्दों को मारा। लेकिन उससे ज़्यादा जो बड़ी बात हुई है कि बलूचिस्तान के चंद पहाड़ हैं जिनका जो फासला है, ज़मीनी फासला, वो एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मील का फासला होता है रोड से और दीगर जगहों से, जहाँ पर पाकिस्तानी फोर्सेस पैदल नहीं जा सकती थी। तो वहाँ पर जो छोटी छोटी आबादियाँ भी थीं, उन आबादियों को हाईजैक किया हुआ था दहशतगर्दों ने। ये बात मैं आपको बताऊँ कि देखें, एक ज़माना था कि सिंध में आपने डाकुओं का बड़ा नाम सुना होगा। वहाँ पर डकैत क्या करते थे, किसी भी बंदे के घर में घुस जाते थे, उसकी कनपट्टी पे पिस्टल रख के उससे कहते थे खाना खिलाओ। ज़्यादा कोई मुतालबा नहीं होता तो बल्कि कुछ तो बड़े कुछ उसूल परस्त किस्म के डकैत होते थे जो खाना खाने के बाद उनको अच्छे खासे पैसे भी देके जाते थे। लेकिन उन गरीब लोगों के साथ फिर प्रॉब्लम ये होती थी कि सिंध पुलिस उनके पास जाती, उनको कहते आपने डाकू को खाना खिलाया। अब वो बेचारे किधर जाएं, एक तरफ डाकू दूसरी तरफ पुलिस। तो बलूचिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो BLA है उनके कुछ लोग रहते हैं और उन्होंने पूरी तरह से उस पूरी आबादी को हाईजैक किया हुआ है कि अगर आपने कोई फोर्सेस के साथ ताउन किया, उनकी कोई मुखबरी की, उनके हवाले से कोई चीज़ की, तो आपको मार देंगे और वो मार भी देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया हुआ था और चंद पहाड़ थे वहाँ पे। अल्लाह के करम से पाकिस्तान ने उन तमाम पहाड़ों पे उनके जो एक कमीन गाहें बनी हुई थी उनको तबाह कर दिया। यही वजह थी कि भारत को ज़्यादा तकलीफ हुई थी और भारत ने एक छोटे से मामले को हाईलाइट किया, वहाँ पर उछाल कर उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज खोलने की कोशिश की ताकि इनको शायद इस तरफ से कोई सेफ पैसेज मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान ने ये बिल्कुल वाज़े तौर पे फैसला किया था कि वो हिंदुस्तान के साथ जो तनाव है उसके नतीजे में अपनी इन सरहदों की तरफ जो पाकिस्तानी फोर्सेस है उनको वापस नहीं बुलाएगी। ना वहाँ से फोर्सेस वापस बुलाई गई, ना उस ऑपरेशन में नरमी की गई। तो इस वजह से वहाँ पर उनके जितने भी हेड आउट्स थे और ख़ास तौर पे उनके जो मास्टरमाइंड और चंद उनके जो हमदर्द थे वो या तो भारत भाग गए या फिर वो अफ़गानिस्तान में इस वक्त पनाह लिए हुए हैं। उन सबको पाकिस्तान से भगा दिया गया है। उन तमाम लोगों में जैसे एक सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड था, वो जो ट्रेन हादसा था उसका बशीर ज़ेब है, इसके अलावा असलम है, इसके साथ साथ कई है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जिनके नाम मैं जानता हूँ, लेकिन अब उन लोगों का नाम लेने का फ़ायदा नहीं क्योंकि वहीं लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये बात आप जहन में रख लें कि दो नेटवर्क जो भारत ने पाकिस्तान में पैदा किए थे, मैंने एक प्रोग्राम में कहा था उनको कि जो सांप आपने पाले हम उनका सर कुचल देंगे। और बड़ी खुशी की बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के उन दोनों सांपों का सर कुचल दिया है। बाकी छोटे मोटे कुचलना है ना, बाकी असल इशू है बड़े नाग का सर, बाकी उनके छोटे मोटे हेड आउट्स हैं वो भी पाकिस्तान की जो सरहदी पट्टी थी वहाँ से बहुत दूर है। वो मेन सिटीज़ जो अफगानिस्तान की वहाँ पर जाकर उन्होंने पनाह ली हुई है। इससे पहले जो उनकी कैंप थी जो कि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में थी अफगानिस्तान वाली साइड पे, वहाँ पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके उन तमाम कैंप्स को तबाह किया था। सही, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया शहजाद साहब। जो BLA का चैप्टर है
बीएलए के चैप्टर को आलमी सतह पर हम उस तरह से क्यों नहीं उजागर कर पा रहे? हालांकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, खुली मुदाखलत है भारत की तरफ से पाकिस्तान में। जी काशिफ साहब, पाकिस्तान ने बहुत मर्तबा जो है दुनिया को बताया है बीएलए के बारे में। अब आप ये देखें कि जिस 10 तारीख को जिस वक्त पाकिस्तान ने ठुकाई की है भारत की, तो उस वक्त बीएलए ने भारत को अपनी यकजहती का इजहार किया है और टीटीपी ने भी किया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से इंशाल्लाह 2025 दहशतगर्दी के ख़त्मे का साल होगा और पाकिस्तान की मैशियत की तरक्की का साल होगा। अब चूँकि ये जो मोदी का जो गुरूर था वो तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी पाक फ़ौज ने तोड़ दिया है, मगर अब जो अंदर हमारे जो ये कुछ बचे हुए हैं बीएलए और टीटीपी, पाकिस्तान इसका भी मौसर कार्रवाई करेगा और इनके ठिकानों को तबाह करेगा। बाकी दुनिया जानती है, अब दुनिया उससे बेहतर जानेगी, क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी से उन्होंने पाक फ़ौज की और पाकिस्तान की आवाम की और यहाँ के एक एक अदारे की, एक एक फ़र्द की उन्होंने ताकत को देख लिया है। आज की आपकी सफारतकारी गुज़श्ता दिनों की सफारतकारी से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। आप जो बात अब करेंगे वो दुनिया उसको संजीदगी से लेगी, उसमें वज़न भी होगा। देखें, इस वक्त आपको अल्लाह ताला ने इस के ज़रिए जो फतह हुई है, आपको क्या फ़ायदा दिया? वो फ़ायदा दिया कि जो उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम शुरू किया था वो कामयाब होगा। जो आपको याद होगा कि मिनरल समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सबसे बड़ा जो हमारा स्टेक होल्डर बन रहा था अमेरिका, वो भी अब आगे आएगा और इसके देखा देखी कई ममालिक आएंगे। आपके साथ चीन था, आपके साथ तुर्की था, आपके साथ अज़रबैजान। अगर ये पहले थोड़े थे तो अब इस वाक़े के बाद वो आपके साथ दिल्ली तौर पर फ्रंट लाइन पर ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और चाइनीज टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया में मांग बढ़ रही है। आज मैं खबर देख रहा था कि जो तैयारे पाकिस्तान ने चाइना के इस्तेमाल किए हैं उसकी 60% जो है वो आलमी मार्केट में चली गई है, उसके जो शेयर्स हैं ऊपर चले गए और बनिस्बत राफेल के उसके 10% कम। लेकिन ये एक चीज में यहाँ पे मुझे बात करने का मौका देंगे, एक चीज बिल्कुल आखिरी देखें, इसमें ठीक है चाइना की टेक्नोलॉजी थी, सारा कुछ था, मगर उसको चलाने वाला पायलट हमारा पाकिस्तान का था। वरना राफेल त्यारा भी इतना बुरा नहीं था, लेकिन उसको चलाने वाला ट्रक ड्राइवर था। तो सब जल्दी से कि हमें चाइना की तरफ देखना चाहिए और जो हमारे अंदर के गद्दार हैं जो आप खुल के सामने आए उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का यहाँ वक्त खत्म हो रहा है। जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस तरह भारतीय वज़ीर आज़म ने जो कल बयानात के जो हैं वो दहाने, अपने तोप के दहाने मुंह के खोले और बयानात दागे हैं उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जो लहू उसने अपनी गुफ्तगू की और जिस तरह से उसने अपनी जहनीत RSS की और अस्करियत पसंदीदा जहनीत का बताया और उसके रद्द-ए-अमल पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब दिया, वक्त आ गया कि हम भी सफारती सतह पर BLA की पुष्टपनाही जो है बेनकाब करें, आलमी सतह पर उसको बेनकाब करें। और एक बड़ा भरपूर मौका है, बड़ा भरपूर वक्त है इस वक्त कि हम मसला कश्मीर को जो है आलमी सतह पर उजागर करें और इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा कि हम मसला कश्मीर का मुस्तकिल हल जो है वो निकालने में कामयाब हो जाएं। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।